इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उधम सिंह नगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पंतनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को करीब 525 एकड़ जमीन ट्रांसफर की है। सीएम धामी के निर्देश पर एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमीन ट्रांसफर की गई है, जिसके बाद अब एयरपोर्ट का विस्तार हो सकेगा। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है, कब तक ये पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा? देखिए, अभी तक जो पूरा प्रोसेस रुका हुआ था क्योंकि वो जमीन नहीं मिल पा रही थी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर इस पूरे मामले को सॉल्व कर लिया है। और स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने 525 एकड़ के आसपास जो जमीन है वो ट्रांसफर कर दी है एयरपोर्ट अथॉरिटी को। अब एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम शुरू हो जाएगा और तकरीबन 3 साल का वक्त इसके लिए दिया गया है एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए, जिसके लिए जो बगल से बड़ा एक नेशनल हाईवे गुजर रहा है उसको भी शिफ्ट होना है। इसके अलावा कई सारे अंडरपासेस भी इस नेशनल हाईवे में बनने हैं, तो ये सारे काम चलेंगे। यानी एक तरफ नेशनल हाईवे का काम चलेगा और दूसरी तरफ रेलवे एक्सपेंशन का काम चलेगा, माफ कीजिएगा एयरपोर्ट एक्सपेंशन का काम चलेगा। तो एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए जो 525 एकड़ जमीन दी गई है उस पे जल्द ही काम शुरू होगा और इसके बाद इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं यहाँ से शुरू की जा सकेंगी। अभी तक देखा गया है कि जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वही यहाँ से चल पा रही हैं, यानी आप जो महानगर हैं, बड़े बड़े महानगर, वहाँ के तो जरूर कुछ फ्लाइट्स यहाँ से चल रही हैं, लेकिन जो रूटीन फ्लाइट्स हैं इंटरनेशनल वो सब यहाँ से अभी तक नहीं चल पा रही थी। और बहुत लंबे समय से इसके प्रयास जो है स्थानीय सांसद की तरफ से किए जा रहे थे, मुख्यमंत्री की तरफ से किए जा रहे थे। आखिरकार जब मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर दखल दिया तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये पूरी लैंड जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी को शिफ्ट कर दिया और जल्द ही अगले 3 साल के बाद जो है यहाँ से हमें इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ती हुई दिखेंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ऋषिकेश से खबर है, जहां पर नरेंद्र नगर में देर रात एक तेल का टैंकर हाईवे से लगभग 150 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने खाई में उतरकर दोनों घायलों का रेस्क्यू किया और दोनों घायलों को एम्बुलेंस से नरेंद्र नगर सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। पौड़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देर रात देवप्रयाग के पास एक टैंकर के खाई में गिर गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद घायल को खाई से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। रुद्रप्रयाग के देवल गांव में गुलदार का आतंक बना हुआ है और शाम होते ही गुलदार बस्तियों में दिखने लग रहे हैं। कल भी अंधेरा होते ही गुलदार गांव में पहुंचा, जिसका वीडियो सामने आया है। वहीं गांव में गुलदार दिखने को बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व वाले एजेंडे ने कांग्रेस को सिरे पर लाकर खड़ा कर दिया है और अब मोदी, योगी, धामी के नाम से पूर्व सीएम हरीश रावत भी डर रहे हैं। हरीश रावत के मुताबिक हमें इसके खिलाफ उत्तराखंड की बात करनी होगी, तो बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम की बात के लिए हरीश रावत को ही जिम्मेदार बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस तिकड़ी ने उत्तराखंड कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी के ये 3 बड़े नेता उत्तराखंड को हिंदुत्व की बात समझाने में कामयाब रहे। कांग्रेस नेता हरीश रावत के मुताबिक मोदी, योगी, धामी जिस सोच की बात कर रहे हैं वो बड़ा खतरा है। ऐसे में कांग्रेस के बाकी नेताओं को यह बात समझनी होगी कि इन 3 बड़े नेताओं का तोड़ क्या होगा। हरीश रावत के मुताबिक उत्तराखंडियत की भावना जगाकर ही बीजेपी की सोच से लड़ा जा सकता है, वरना नहीं। हमने अपनी सोच को के साथ हम खुद खड़े हैं या नहीं है, ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा ना। आपको उनके नैरेटिव के खिलाफ अपना नैरेटिव खड़ा करना पड़ेगा। मेरी विफलता ये रही है
कि मैं शायद उत्तराखंड वालों को तो समझा पा रहा हूं, मगर अपनी पार्टी के लोगों को नहीं समझा पा रहा हूं कि जो मोदी धामी नरेटिव है, उस नरेटिव या योगी नरेटिव है, उसके खिलाफ यही नरेटिव है जिस नरेटिव को आगे बढ़ा करके हम अपने को इनसे बचा सकते हैं, इस प्रचंड आंधी से। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम का चेहरा हरीश रावत रहे हैं, जिन्होंने नमाज की छुट्टी से लेकर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की, और जिस उत्तराखंडियत की बात अब हरीश रावत कर रहे हैं, उसी देवभूमि में हिंदुत्व को बचाने का बेड़ा अब बीजेपी ने उठाया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि संविधान की सोच सबसे बड़ी है और जो माहौल बीजेपी बना रही है वो देश के लिए खतरा है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में यहाँ पे जुमे के दिन की छुट्टी की शुरुआत की थी। उन्होंने पोलराइजेशन का काम उन्होंने किया। हरीश रावत जी का तात्पर्य यह है कि जबरदस्ती उसको बदलने का प्रयास होना चाहिए, उस डेमोग्राफिक प्रोफाइल को बदलना चाहिए, जो यहाँ की सनातन की भव्यता है उसको डाइल्यूट करना चाहिए। तो फिर वो दही के धोखे में कपास खा रहे हैं। उत्तराखंड के लोग ये कभी नहीं होने देंगे। एक कभी कभी किसी चीज का इंतजार भी करना होता है, लेकिन उसका जो ये इस समय जो बीजेपी ने चाल चली है नैरेटिव सेट करने की, ये राष्ट्र के लिए खराब है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि आने वाला समय ऐसा होगा जब सच में ऐसा कुछ होगा, सच में कोई ऐसी बात होगी, लोगों को भरोसा नहीं होगा। हरीश रावत 2017 चुनाव में पार्टी का चेहरा रहे तो पीएम मोदी ने तुष्टीकरण पर उन्हें निशाने पर लिया। तो 2022 में मोदी, योगी, धामी ने हर जगह मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चर्चा की। ऐसे में बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ आगे बढ़ रही बीजेपी ने अभी से कांग्रेस नेता हरीश रावत की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि 2027 में भी कांग्रेस का सामना मोदी, योगी और धामी से ही होना है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और देहरादून से दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, अब जब इस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं तो हरीश रावत हों चाहे बीजेपी खेमे के लोग हों, किस तरीके से इस पर चीजें आ रही हैं सामने? बिल्कुल अनुपम, कल जिस तरीके से हमने प्रतिक्रिया देखी अवधेश प्रसाद की उत्तर प्रदेश से, या फिर वहां पर अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस हरीश रावत की बात को सिरे से एक तरीके से डिनाई किया, इस पर कुछ भी बोलने से मना किया। हरीश रावत ने भले ही प्रोस्पेक्ट उत्तराखंड का रखा हो कि कांग्रेस के नेताओं को यहां पर योगी, मोदी और धामी का तोड़ नहीं मिल रहा। योगी और मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई उत्तराखंड के नेता नहीं है, राष्ट्रीय नेता है और इस वक्त दुनिया में पहचान है दोनों नेताओं की। ऐसे में इन दोनों का तोड़ अगर कांग्रेस के नेता हरीश रावत ये बात कहते हैं तो ये बात साफ है कि फिर राहुल गांधी पर सवाल खड़े होते हैं, प्रियंका गांधी पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या वो इनके मुकाबले में नहीं है। दूसरी बात यह कि उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत के बाद जो अगली लाइन आती है, करण महारा, गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, ये नेता इस स्थिति में यहां पर नहीं है कि वो कोई पैटर्न यहां सेट करे या हिंदुत्व के खिलाफ एक नया एजेंडा सेट करे। जब तक राष्ट्रीय लाइन उनको नहीं मिलेगी, जब तक हाईकमान उनको नहीं कहेगा कि किस लाइन पर कांग्रेस को चलना है, कांग्रेस को सबको साथ के चलना है, हिंदू को, मुस्लिम को, जो कांग्रेस की लाइन है। ऐसे में हरीश रावत का यह बयान राष्ट्रीय तौर पर देखा जा रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं हाईकमान को एक तरीके से चैलेंज किया है। हमारी कुछ नेताओं से बात हुई, उनका कहना है कि यह बयान कहीं ना कहीं हाईकमान को चैलेंज है और बीजेपी को कहीं ना कहीं उन्होंने इंडोर्स किया है कि हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अब पुष्कर सिंह धामी, इन तीनों के साथ हिंदुत्व जुड़ रहा है, इनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। और हरीश रावत क्योंकि खुद राष्ट्रीय नेता रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, सीडब्ल्यूसी के मेंबर रहे और आज सीडब्ल्यूसी की बैठक है दिल्ली में, तो ऐसे में हरीश रावत का बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाईकमान को एक तरीके से आईना उन्होंने दिखाया है कि बहुत बुरी हालत है इस वक्त कांग्रेस की। और जब मोदी योगी को आप सीधे सीधे इंडोर्स कर रहे हो कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, या उनकी जो प्रचंड आंधी इस वक्त चल रही है उस आंधी का जवाब कांग्रेस के पास नहीं है, तो बहुत सारे सवाल है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से हमारी फोन पर बात हुई, उनका कहना है कि इस बयान से यह साफ कर दिया हरीश रावत ने कि कांग्रेस अभी से अपनी राष्ट्रीय हार स्वीकार कर चुकी है और उत्तराखंड में 2027 का चुनाव कांग्रेस आज की तारीख में ही हार चुकी है। अनुपम, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं दीपांकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। देहरादून में केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने सीएम पुष्कर धामी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने आशा नौटियाल को जीत की बधाई दी। इस दौरान विकास कामों को लेकर बातचीत भी हुई।
देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर मंथन में जुटी है। आज निकाय चुनाव को लेकर आज शाम बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और महामंत्री मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में निकाय चुनाव को लेकर चर्चा होगी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने में अभी कुछ वक्त और लग सकता है। इसमें तकनीकी पेच तो है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के कारण सियासी पेच भी फंसता नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के साथ बने झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इस बार यूसीसी लागू करने की बात जोर शोर से उठाई थी, लेकिन वहां इस मुद्दे का कोई असर दिखाई नहीं दिया। उत्तराखंड में ट्रेनिंग जैसे कुछ टेक्निकल पेंच को छोड़ दिया जाए तो यूसीसी की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। बस इसके लागू होने का इंतजार है। सूत्रों की माने तो यूसीसी का ये इंतजार अब कुछ और लंबा खिंच सकता है। कारण है अगले महीने होने वाले निकाय चुनाव। सूत्रों की माने तो झारखंड में यूसीसी का मुद्दा बेअसर होता देख उत्तराखंड बीजेपी भी पशुपेश में है। उत्तराखंड के नगर निगम वाले बड़े शहरों में अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम आबादी भी मौजूद है, इसलिए बीजेपी का एक ग्रुप इसको मुद्दा बनाने का हिमायती रहा है। लेकिन झारखंड चुनाव नतीजों के बाद यूसीसी पर माहौल बदल गया है। अब बीजेपी के एक वर्ग का मानना है कि यूसीसी को फिलहाल नहीं छेड़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, क्योंकि ये सुविधा है। ये कोई रोकने टोकने वाला कोई कानून नहीं है। इसकी एक्सेसिबिलिटी आम जन तक होनी चाहिए, और क्योंकि इसको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इसमें इंटरवेंशन है और बहुत ऑनलाइन सारा सिस्टम है, उसके लिए ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो बहुत जल्दी इसकी ट्रेनिंग पूरी कर ली जाएगी। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और शुरुआत से ही कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में आदिवासियों को उससे बाहर रखा जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि उसका उस चुनाव पर कोई इफेक्ट पड़ा हो, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य राज्य में जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो न हो, उसका अनुसूचित जनजाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस का कहना है कि यूसीसी बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है, तो फिर यूसीसी में देरी क्यों? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी चालाक पार्टी है, वो सिर्फ नैरेटिव सेट करना चाहती है। देखिए, बीजेपी बड़ी चालाक पार्टी है। वो नैरेटिव सेट करना चाहती है। जो पार्टी राष्ट्र के नागरिकों को नागरिक की हैसियत से ना देखकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की हैसियत से देखती है, जो धर्म के आधार पर नागरिकता को मानती हो, उस पार्टी का कोई भरोसा नहीं है। और यूसीसी लाने की बात इन्होंने तो 9 नवंबर को कहा था कि राज्य स्थापना दिवस के दिन हम करने जा रहे हैं, फिर क्यों टाली गई? निश्चित ही अंदर खाने कुछ ऐसी खबरें आई होंगी जिससे वजह से नहीं कर रहे। नहीं तो इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उसको कर देता है। इनका एजेंडा तो ये आजादी के समय से इनका एजेंडा रहा है। यूसीसी लागू करने से पहले विभागों की ट्रेनिंग जरूरी है, और ट्रेनिंग में भी कम से कम 1 महीने का वक्त लगना तय माना जा रहा है। इस बीच निकाय चुनाव की आचार संहिता लगी तो ट्रेनिंग प्रोग्राम रोकना पड़ेगा। लिहाजा यूसीसी की राह में अब टेक्निकल और सियासी दोनों पेंच फंस गए हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रवात की रिपोर्ट। कॉर्बेट पार्क में कैमरे और ड्रोन के दुरुपयोग की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट को वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बेबुनियाद बताया। वन मंत्री का कहना है कि कुछ लोगों के बयानों को इसका आधार बनाया गया है, जो सही नहीं है। वन मंत्री ने कहा कि मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को कम करने, वाइल्ड लाइफ को बिहेवियर को समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्रयोग आज की जरूरत है। कैमरा और जो ड्रोन है, आप जानते हैं कि आज की तारीख में ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए किस तरह उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए वाइल्ड एनिमल्स की, और वाइल्ड एनिमल्स के नेचर और कैरेक्टर को देखने के लिए भी इनकी बड़ी आवश्यकता भी है। और दूसरा जो उन्होंने कहा है वो कुछ लोगों के बयानों के आधार पर कह दिया गया, ये मैं समझता हूँ ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद है। सर्दियां शुरू होते ही जहां बिजली की दिक्कतों का सामना आम जनता को करना पड़ेगा, वहीं अब बाजार से
हर दिन महंगी बिजली खरीदने को मजबूर है प्रदेश का ऊर्जा विभाग। आखिर क्या ये पूरा मामला है, ये इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। उत्तराखंड में सर्दियां शुरू होते ही बिजली उत्पादन अब धीरे धीरे घटने लगा है। आलम यह है कि प्रदेश में बिजली उत्पादन करने वाला UJVNL हर दिन 8 से 9 मिलियन यूनिट तक ही बिजली उत्पादन कर पा रहा है और जैसे जैसे बर्फबारी शुरू होगी ये क्षमता और भी कम होगी। वहीं मामले में MD UJVNL का कहना है कि प्रदेश के हाइड्रो प्रोजेक्ट नदियों के पानी पर निर्भर है और सर्दियों में नदियों में पानी कम होने के चलते प्रोडक्शन भी गिर जाता है। हमारा एक प्रोजेक्ट है रामगंगा प्रोजेक्ट, जो कि यूपी इरिगेशन और उत्तराखंड UJVNL का सम्मिलित प्रोजेक्ट है। उसमें जो डैम का ऑपरेशन है, चूंकि वो यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास है, उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास, तो उनसे हमने उनके HOD को मैंने पत्र भी लिखा है, उनसे वार्ता भी करी है और डिफरेंट लेवल्स पे हम उनसे वार्ता कर रहे हैं और हम ये प्रयासरत हैं कि 1 दिसंबर से वो उस परियोजना को शुरू कर दें। उत्तराखंड में इन दिनों हर दिन 40 मिलियन यूनिट की जरूरत है और ठंड बढ़ते ही ये खपत 48 से 50 मिलियन तक पहुंचने के आसार हैं। जबकि UPPCL को सभी स्रोतों से अभी 30 से 32 मिलियन यूनिट ही हर दिन बिजली मिल पा रही है और बिजली किल्लत दूर करने के लिए UPPCL को हर दिन 5 से 6 करोड़ रुपए की बिजली खरीदनी पड़ रही है। वर्तमान में हमारी रिक्वायरमेंट 40 MU की है, जिसमें से 8 साढ़े 8 MU देता है हमें हमारा स्टेट शेयर जनरेशन जो होता है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट, और 16 MU हम लेते हैं सेंट्रल से, और कुछ हमारा जो होता है बैंकिंग होती है वो रिटर्न में मिलती है 7 MU 8 MU ये आ जाता है, और जो हमारी रिक्वायरमेंट जो बचता है वो 9 MU के आसपास जो हम लोग जो है वो मार्केट से परचेज करते हैं। कुल हमारी रिक्वायरमेंट जो 40 MU 100% फुलफिल करते हैं। सर्दियों में जिस तरह से बिजली का उत्पादन घट रहा है, जिसको पूरा करने के लिए विभाग महंगी बिजली खरीद रहा है और इसका असर आने वाले दिनों में सीधे आम जनता की जेबों पर देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। बाहरी राज्यों से आकर नैनीताल शहर में अवैध तौर पर रेहड़ी पटरी दुकानदारों पर कार्रवाई शुरू हो गई है और प्रशासन ने इन सभी का 1 हफ्ते में वेरिफिकेशन कराने का आदेश दिया है। वेरिफिकेशन के दौरान दुकानदारों को दस्तावेज देने होंगे और नगर पालिका की शर्त को पूरा करना अनिवार्य होगा। साथ ही अवैध दुकानदारों को दुकान लगाने की परमिशन नहीं मिलेगी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहर से आए लोग स्थानीय लोगों के हकों पर डाका डाल रहे हैं और बाहरी लोगों के आने से यहाँ की डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है। हरिद्वार जिला प्रशासन की जमीन खरीद फरोख्त को लेकर हुई जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यहां दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत दूसरे राज्यों के बाहरी लोगों ने नियमों का उल्लंघन करके जमीन खरीदी है और उन पर निर्माण कर दिया है। धांधली करने वालों ने कृषि के नाम खरीदी जमीन पर आश्रम खड़ा कर दिया है तो कहीं प्लॉटिंग कर जमीन बेच दी गई है। शासन के निर्देश पर हुई जांच में जिले में 25 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें औद्योगिक इकाई लगाने के लिए जमीन खरीदी गई, लेकिन समय अवधि बीत जाने के बाद भी जमीन पर कोई काम नहीं किया गया। औद्योगिक प्रयोजन के लिए जमीन खरीदी है, लेकिन उसका वो प्रयोजन नहीं किया है, उपयोग नहीं किया है जिस प्रयोजन के लिए खरीदी गई है और समय सीमा समाप्त हो गई है। ऐसे लोगों की जांच की गई थी, तो ऐसे 25 मामले आए हैं तो उनके खिलाफ न्यायालय में बात दर्ज किया जा रहा है। इसी के अलावा ऐसे लोग भी जो 250 स्क्वायर मीटर से अधिक जमीन नहीं खरीद सकते हैं, जो बाहरी स्टेट के हैं यहाँ पे नहीं खरीद सकते हैं, उन्होंने धोखे से उससे ज़्यादा जमीन खरीदी है, तो ऐसे भी 20 प्रकरण मामले आए हैं सामने। सिविल लाइन कोतवाली पुलिस और ANTF की साझा कार्रवाई में नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 62 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, लेकिन अभी भी देहात और औद्योगिक क्षेत्र में तस्कर नशे का कारोबार कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि नशे को लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही है और कोई शख्स नशे का सामान बेचता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के लक्सर में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है। SSP के निर्देश पर पुलिस ने खनन सामग्री से लदे 3 डंपरों को पकड़ा है।
अवैध रूप से खनन सामग्री ढो रहे और सड़कों पर दौड़ रहे डंपरों को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया है। रुड़की के शहर और देहात क्षेत्रों में कई निजी अस्पताल नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं, जो मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि उन्होंने 24 से ज्यादा अस्पतालों पर कार्यवाही की है और 18 लाख का जुर्माना भी वसूला है। हमने 2 दर्जन से ज़्यादा चिकित्सालय चिन्हित कर लिए हैं। उनके ऊपर जो है क्लिनिकल रिसर्च एक्ट के अंतर्गत जो नैदानिक स्थापना हमारा है, उसके तहत जो है कार्रवाई भी की गई है, जिसमें कि आर्थिक दंड मेन उसमें क्लास है, उसका भी पूरा परिपालन किया जा रहा है। और हमारी टीम लगातार ऐसे क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों को विशेषकर टारगेट किया जा रहा है जहाँ पर कि ऐसे लोग क्लिनिक खोले होते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। क्लिनिक से काम हो जाता है लोगों के लिए। देखिए, यदि कोई हॉस्पिटल हमें अप्लाई करता है, इसमें नियम है कि कौन कौन सी विशेषज्ञ चिकित्सक की उन्होंने हमें एप्लीकेशन दी हुई है। हल्द्वानी में एक बार फिर आईटीआई गैंग ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। बुधवार रात फूलचौड़ इलाके में मौजूद एक बैंकेट हॉल के बाहर आईटीआई गैंग के सदस्यों ने एक निमंत्रण से लौट रहे 3 युवकों के साथ मारपीट कर दी और उन्हें लाठी डंडों से इतना घायल कर दिया कि इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस को इस मामले में शिकायत भी मिली है, जिसकी जांच जारी है। कोटद्वार से नजीबाबाद जाने वाले यात्रियों को अभी कुछ समय और दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। नजीबाबाद से कोटद्वार के बीच सुखरो नदी के पुल पर बेयरिंग रिप्लेसमेंट का काम चल रहा है, जिसके चलते 1 दिसंबर तक रोजाना रूट को 4 घंटे तक डायवर्ट किया गया। वहीं बेयरिंग रिप्लेसमेंट के बाद एक्सपेंशन जॉइंट भी बदले जाएंगे, जिसमें 1 महीने का समय और लगेगा। इस दौरान पुल पर वन वे ट्रैफिक ही चालू रहेगा। ये हमने 25 तारीख से बंद किया है। ये हम अपना को वेयरिंग चेंज करने में लगेंगे लगभग 7 दिन। 25 तारीख से 7 दिन लगेंगे हमारे, और बाकी जो ऊपर का काम रहेगा उसमें हमारा एक साइड से ट्रैफिक चलता रहेगा। एक साइड में हम काम करेंगे, उसमें हमें लगेंगे लगभग 1 मंथ लग जाएगा। तो एक साइड से अपना ट्रैफिक चालू रहेगा। जब हम एक्सपेंशन जॉइंट चेंज करेंगे तो एक साइड में हम काम करेंगे, एक साइड में ट्रैफिक चलता रहेगा। नैनीताल से लेकर कैंचीधाम तक जाम मुसीबत बन रहा है। पिछले कुछ समय में पार्किंग की जगह तो बढ़ी, लेकिन वो नाकाफी साबित हुई है। हाईकोर्ट ने भी कुछ संज्ञान लिया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल सका। गाड़ियों की भीड़ साल दर साल नैनीताल के लिए मुसीबत बन रही है। नैनीताल, कैंचीधाम, हल्द्वानी और कालाढूंगी तक गाड़ियों का रेला लोगों के लिए परेशानी बन गया है। वीकेंड में तो हालात इस कदर बिगड़ रहे हैं कि नैनीताल शहर में पैदल चलना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। नैनीताल शहर में पार्किंग बढ़ाने के बाद भी समस्या जस की तस है। शहर में पार्किंग कभी समाधान नहीं हो सकता। कैंचीधाम और नैनीताल का जो अनियंत्रित पर्यटन है, उससे नैनीताल और स्थानीय लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, या अपनी बेसिक सुविधाओं के लिए बहुत परेशान हो चुके हैं। इसके लिए एक ही कि आप आउटस्कर्ट्स में पार्किंग करें, वहाँ से एक अच्छी शटल सेवा का जो करें, जिससे पर्यटन भी गुणवत्ता वाला आए और शहर में जाम से निजात भी मिले। जाम की समस्या से परेशान होकर खुद हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और साल 2023 में ही जाम मुक्त करने को कहा। साथ ही हल्द्वानी और कालाढूंगी में बड़ी पार्किंग बनाने के भी आदेश दिए, जिससे इन स्थानों पर गाड़ी खड़ी कर यहाँ से शटल सेवा शुरू हो सके। लेकिन इस आदेश के बाद भी कोई कार्य योजना तैयार नहीं हो सकी। हालांकि अब प्रशासन हल्द्वानी और रूसी बाईपास पर पार्किंग बनाने का विचार कर रही है। प्रथम चरण में हल्द्वानी में हम लोगों ने कुछ पोटेंशियल लैंड्स आइडेंटिफाई करे हैं, उन पर वर्तमान में काम हो रहा है। जो भी प्रपोजल बनेंगे उसके अनुसार आगे वहाँ पार्किंग प्रथम चरण की डेवलप करी जाने की कार्य योजना है। साथ में द्वितीय चरण की जो पार्किंग है वो रूसी बाईपास पर डेवलप करने की कार्य योजना अभी वर्तमान में स्वीकृत हो गई है, उस पर भी काम चल रहा है। बहरहाल नैनीताल में जितनी गाड़ियों की पार्किंग प्रशासन बना चुका है, उससे कई ज्यादा वाहन स्थानीय लोगों के हैं।
ऐसे में अगर नैनीताल को जाम से बचाना है तो हल्द्वानी और काला ढूंगी में ही पार्किंग बनानी होगी, ताकि नैनीताल से लेकर पूरे पहाड़ की सड़कों को जाम मुक्त किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।